हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं फिर से हमारा पर्यावरण भाग 2। भाग 1 में हमने 1 से 20 क्वेश्चन को बताए थे। फिर से हमने 20 से 40 क्वेश्चन को लेकर के आप लोग के समक्ष हाजिर हूँ। चलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप इसे सुझाव कमेंट में जरूर मुझे बताएंगे कि आपके वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुझाव करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। क्या चीज पढ़ेंगे? हमारा पर्यावरण। और यह भाग 2 है। भाग 1 में हमने 1 से 21 तक की क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोगों ने 21 से 40 तक का क्वेश्चन देखेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन वाला है वो अभी नहीं बन रहा है, ऑप्शन वाला भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। थोड़ा सा परीक्षा नजदीक आ जाएगा तब। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। एक नंबर कह रहा है क्वेश्चन, ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ओजोन परत होती है हमारे वायुमंडल में। जो ओजोन परत जो क्या करती है, पराबैंगनी विकिरण को, सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी विकिरण होती है, जो हानिकारक किरण होती है, उसे ऊपर ही सोख लेता है। अगर ओजोन परत नहीं होता तो पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी पर सीधे पहुंचती, जिससे सभी जीव जंतु यहाँ तक पेड़ पौधों को भी क्षति पहुंचता। तो उसके लिए है कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो वायुमंडल देख रहे होंगे, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण, अभी मैंने बात किया हूं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। किससे होता है? तो ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन का निर्माण होता है। और कहाँ होता है? तो वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर, यानी वायुमंडल के सबसे ऊपरी स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन का निर्माण होता है, ओजोन परत का निर्माण होता है। और ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण यानी कहे तो हानिकारक किरणों से हमें रक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है ओजोन, देख रहे हैं, ओजोन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? पूछ रहा है ओजोन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो अभी मैंने आपको बताया है, ओजोन हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को वह सोख लेती है, रोक लेती है, नहीं तो वह धरती पर आता और सभी जीव जंतु पौधों को नुकसान पहुंचाता। इसलिए हमें आवश्यक है। पूछ रहा है ओजोन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर अवस्थित, वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर अवस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी एवं इसके जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा करती है। इसलिए ओजोन हमारे लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है ओजोन छिद्र किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका के ऊपर, कहा? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तरों में आई कमी को ओजोन छिद्र कहा गया है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में कुछ पतला हो गया है। जैसे आपने बैलून देखे होंगे, और बैलून में आप कभी कभी ऐसा बैलून में दिखता है जगह, लगता है यहाँ से फूटने वाला है, एकदम पतला चदरा हो गया है, लेकिन फूटता वहां से नहीं है। उसी प्रकार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी, यानी ओजोन स्तर में थोड़ी सी कमी आ गई है, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। किसी से? ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। चलिए तो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर। कह रहा है किन पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ होते हैं? तो वे पदार्थ जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं। अनुपयोगी का मतलब वे पदार्थ जो हमारे अनुपयोगी हैं, यानी हमारी जरूरत के नहीं है, हमारे लिए बेकार हैं। तो वही कह रहा है वे पदार्थ जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं यानी कि बेकार हैं
और व्यर्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व्यर्थ हो जाते हैं, उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो होना चाहिए किन पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, ये नहीं होगा, यहां होना चाहिए कहते हैं। चलिए, तो आपका हो गया वे पदार्थ जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं और व्यर्थ हो जाते हैं, उन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हमारे हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन किनकी सहायता से होता है? हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन किनकी सहायता से होता है? तो आंसर है विभिन्न एंजाइमों की सहायता से होता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं और उन एंजाइमों का काम है हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने का काम है, होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है, किसी मानव निर्मित पदार्थ का अपघटन जीवाणुओं और मृत जीवियों के द्वारा नहीं हो पाता है। सॉरी, किसे होगा? किस मानव निर्मित, यानी वह मानव निर्मित वह कौन सा पदार्थ है जिसका अपघटन और जीवाणुओं और मृत जीवों के द्वारा नहीं होता है? तो वह है प्लास्टिक है। प्लास्टिक का अपघटन, प्लास्टिक यह मानव निर्मित पदार्थ है। क्या है? प्लास्टिक मानव निर्मित पदार्थ है जिसका अपघटन जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं होता है। आप देखते होंगे धरती पर अगर जहां पड़ गया है वहीं पर उसी तरह वह पड़ा ही रहता है, नहीं, उसका अपघटन ही नहीं होता है। तो वही पूछ रहा है कि किस मानव निर्मित पदार्थ का अपघटन जीवाणुओं और मृत जीवों के द्वारा नहीं होता है? तो वह है प्लास्टिक है, जो मानव निर्मित भी है और इससे जीवाणुओं और मृत जीवों के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है। चलिए, अगला सवाल है हम लोग का, कर है प्लास्टिक पर, क्या है? प्लास्टिक पर किन भौतिक प्रक्रमों का प्रभाव पड़ता है? तो प्लास्टिक पर किन भौतिक प्रक्रमों का प्रभाव पड़ता है? तो ऊष्मा का और दाब का प्रभाव पड़ता है। किस चीज का? ऊष्मा का और दाब का प्रभाव पड़ता है। देखते होंगे आप प्लास्टिक की कोई वस्तु को धूप में रख देंगे तो वह जब धूप में बार बार रखेंगे तो वो उसकी क्षमता कमजोर हो जाती है। जैसे धूप में किसी प्लास्टिक को रख दीजिए, धूप में प्लास्टिक की कुर्सी को रख दीजिए, तो आप कुछ दिनों के बाद पाएंगे कि उसकी पावर कम हो चुकी है, यानी उसकी जो क्षमता है वह कम हो चुका है। तो वही पूछ रहा है प्लास्टिक पर किन भौतिक प्रक्रमों का प्रभाव पड़ता है? तो एक में ऊष्मा का और दूसरा पर प्रकाश दाब का प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक की वस्तुओं को अगर अत्यधिक गर्म चीजों पर रख दिया जाए या गर्म पदार्थों के समीप रख दिया जाए तो वह पिघलने भी लगते हैं, जिससे साबित होता है कि उन पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ, आपका जवाब होगा वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण लिखिए। किसी जलीय आहार श्रृंखला, देखिए आहार श्रृंखला स्थलीय भी होता है, जलीय भी होता है। तो पूछ रहा है किसी जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण लिखिए। तो यह है काई या शैवाल। क्या है? काई या शैवाल है। काई और शैवाल को खाता है कौन? तो छोटे जीव खाते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो खाते हैं। और इन छोटे छोटे जीवों को कौन खाता है? तो मछली खाती है। कौन खाती है? मछली खाती है। और इन छोटी मछलियों को कौन खाती है? तो बड़ी मछली खाती है। तो यह आपका जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण था कि काई या शैवाल को खाता है छोटे जीव जंतु, छोटे जीव जंतु को खाते हैं मछली, और छोटी मछली को खाता है बड़ी मछली। यह जलीय आहार श्रृंखला का एक उदाहरण में हम दिखाए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कर है किसको अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी, शाकाहारी को या मांसाहारी को? तो आपने 10% नियम पढ़े होंगे, उसमें बताया गया है उत्पादक का डायरेक्ट उपभोक्ता को उसका 10% ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ बात पूछ रहा है किसको अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी, शाकाहारी को कि मांसाहारी को? तो आपका जवाब होना चाहिए कि शाकाहारी को अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि उत्पादक के पास अत्यधिक ऊर्जा होता है, उसका 10% डायरेक्ट शाकाहारी को प्राप्त होगा।
चलिए, तो आपका जवाब होगा शाकाहारी को मांसाहारी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। किसको अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी? शाकाहारी को होगा, क्योंकि शाकाहारी पादप को खाया और मांसाहारी है जो मांसाहारी है जो किसी शाकाहारी को खाया, तो वहां से दूसरा टर्म पर चला गया, है ना। जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि यह पौधा है और इस पौधा को खाया, कौन खाया? तो यहां से हिरण खा गया, हिरण, और हिरण को कौन खा गया? तो शेर खा गया। तो आप समझ रहे होंगे, अगर इसके पास अगर 100% ऊर्जा इसके पास मिला है तो इसका 10% इसको चला जाएगा और फिर इसका 10% इसको चला जाएगा, तो इसको मिला मात्र 1%। कितना मिला? 1%। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसको मिला? तो शाकाहारी को मिला। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, पलवक। पलवक क्या होते हैं? पलवक को हम प्लैंकटन कहते हैं। तो पलवक क्या होते हैं? तो पलवक अत्यधिक छोटे या सूक्ष्म जीव हैं जो तालाब, नदी, समुद्र आदि की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। क्या होते हैं? तो पलवक क्या होते हैं? तो पलवक अत्यधिक छोटे या सूक्ष्म जीव हैं जो तालाब, नदी, समुद्र आदि की सतहों पर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए नजर आते हैं। जैसे भौरे ओरे होते हैं, ये अभी पलवक के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए, अगला है क्वेश्चन, पूछ रहा है पादप पलवक क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल पलवक देखे हैं। अब हम लोगों ने देख रहे हैं पादप पलवक किसे कहते हैं। क्या? पादप पलवक क्या होते हैं? तो पादप पलवक बहुत छोटे जलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं? पादप पलवक जो होते हैं बहुत छोटे जलीय पौधे होते हैं जो तालाब, झील, नदी, सागर में सागर क्या होते हैं? जो तालाब, झील, नदी, सागर, पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते नजर आते हैं, यह पादप पलवक होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राणी। प्राणी पलवक क्या होते हैं? पादप हम लोगों ने पढ़े पलवक, उसके बाद पढ़े पादप पलवक, उसके बाद पढ़े प्राणी पलवक। तो यह बहुत छोटे सूक्ष्म जलीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? यह बहुत छोटे सूक्ष्म जलीय जीव होते हैं। और इसमें देखिए, क्या आपको लग रहा होगा एक ही है, इसमें कह रहा है कि पादप पलवक बहुत छोटे जलीय पौधे होते हैं। पादप पलवक में होता है छोटे पौधे, पादप पलवक बहुत छोटे जलीय पौधे होते हैं, जबकि हम लोगों ने प्राणी पलवक में पढ़े कि ये बहुत छोटे सूक्ष्म जलीय जंतु होते हैं। यह जंतु की बात है और वहां पौधों की बात था, जो तालाब, झील, नदी या सागर में पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं सूक्ष्म जलीय जंतु, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्राणी पलवक कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कर ऊर्जा। ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो ऊर्जा जैव पर्यावरण के माध्यम से जीवों में प्रवेश करती है। कैसे करती है? तो ऊर्जा जैव पर्यावरण के माध्यम से जीवों में प्रवेश करती है तथा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। किस रूप में मुक्त होती है? ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। चलिए, अगला सवाल है, कर जीव मंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? जीव मंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो ऊष्मा गति के सिद्धांत के अनुसार होता है। किसके? ऊष्मा गति के सिद्धांत के अनुसार होता है। क्या होता है? तो जीव मंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ऊष्मा गति के सिद्धांत के अनुसार होता है। चलिए, अगला सवाल है 15 नंबर हम लोग का, जैव यौगिकरण क्या होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि जीवाणुओं तथा शैवाल द्वारा किए गए नाइट्रोजन स्थिरीकरण को जैव यौगिकरण कहते हैं। 16 नंबर है, द्वितीय पोषी स्तर के प्राणी कौन से होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं अथवा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कोई भी हो, उसे हम द्वितीय पोषी स्तर के प्राणी कहेंगे। क्या कहेंगे? शाकाहारी को या प्राथमिक उपभोक्ता को कहेंगे। चलिए, अगला सवाल है हम लोग का, कह रहा है गिद्ध तथा चील किस प्रकार हमारे जैविक पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक है। पूछ रहा है चील तथा गिद्ध हमारे पर्यावरण के
हमारे जैविक पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक कैसे हैं। तो मैं आपको बताते चलूं, गिद्ध, चील भी हमारे जैविक पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, क्योंकि अगर चील, गिद्ध नहीं होते तो मरे हुए जीव जंतु जहां फेंक दिया जाता वैसे ही पड़े रहते। लेकिन यह चील, गिद्ध जो होते हैं अपघटनकर्ता कहलाते हैं। ये लोग उसे खा करके खत्म कर देते हैं, जो हमारे पर्यावरण को, हमारे वायुमंडल को, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो कह रहा है गिद्ध, आंसर है गिद्ध तथा चील मुर्दाखोर है। क्या है? मुर्दाखोर है, यानी मरे हुए जीव जंतुओं को यह खाते हैं, इसलिए इन्हें मुर्दाखोर कहा गया है। किसे मुर्दाखोर कहा गया है? गिद्ध तथा चील को, क्योंकि वे मृत जीवों पर निर्वाह करते हैं। किस चीज पर निर्वाह करते हैं? तो मृत जीवों पर निर्वाह करते हैं, और वे पोषकों को चक्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? पोषकों के चक्रण में मुख्य भूमिका भी निभाते हैं। तो गिद्ध और चील क्या होते हैं? मुर्दाखोर होते हैं, और ये मृत जीव जंतुओं से निर्वहन करते हैं, और पोषक के रूप पोषकों के चक्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो आपका जवाब होगा गिद्ध तथा चील होंगे। चलिए अगला सवाल है हम लोग का, सवाल खत्म है। चलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।